जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है जुलाई मास का राशिफल। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके चरणों में बैठकर जो कुछ मैं सीख सका आपके साथ बांट रहा हूं। मिथुन के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा, इस मुद्दे पर चर्चा करनी। और देखिए, 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी राशि इस पूरे महीने में नहीं बदलेंगे। वो हैं राहु, केतु, गुरु और शनि। और 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी राशि बदलेंगे। उनका नाम है बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल। बुध 8 जुलाई को अपनी राशि बदलेंगे, सूर्य 16 तारीख को बदलेंगे, शुक्र 18 को और मंगल 20 तारीख को अपनी राशि बदलेंगे। तो इनके इस राशि बदलने से जो फर्क, जो इम्पैक्ट्स आएंगे उसके संबंध में चर्चा की जाएगी। तो मिथुन की स्थिति ये रहने वाली है। अगर हम लग्न से शुरू करते हैं, पहले भाव से पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहले 8 दिन तक उस लग्न के स्वामी बुध 12वें घर में बैठने के कारण ये अच्छा योग नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये लग्न दोष का भी एक प्रकार होता है। और 12वें घर में पापी ग्रह जाना भी अपने आप में शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर पहले 8 दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़े बहुत चिंता के हो सकते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा तनाव, थोड़ी भागदौड़, थोड़ी खींचतान, थोड़ा स्वास्थ्य नाजुक हो सकता है। उसके बाद वो लगन में शिफ्ट हो जाएंगे और 8 तारीख से लेकर महीने के आखिर तक लगातार लगन में ही बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर उनकी स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी और वो बढ़िया स्थिति मेंटेन करेंगे और एक जबरदस्त राजयोग का निर्माण होगा, जिसका नाम है भद्र महायोग। भद्र मतलब जेंटल पर्सन योग। बोलने की कला उनके मास्टरी समझी जाती है। अकाउंट्स, मैथ, किसी चीज़ का चिंतन मनन, बहुत अधिक विचारशीलता उनके विशेष गुण है। तो ये अच्छी स्थिति बनने वाली है। यहाँ सूर्य पहले से ही बैठे हुए हैं। तो ऐसे 8 दिन आएंगे जब सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी लगन में बनेगा। और कब से बनेगा? 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। और इसी पूरे 8 दिन, 8 से 16 के दौरान बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी लगन पर और लग्नेश पर पड़ेगी। अत्यधिक शुभ स्थिति है कि उसकी स्थिति वहां पर बढ़ेगी। एक रूल ये भी है कि जब सूर्य बुध एक साथ होते हैं और बुध आदित्य योग बनता है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो इस योग की शुभता बहुत बढ़ जाती है। तो हमारी सेहत, व्यक्तित्व, हमारे बोल सकने की सामर्थ्य, किसी भी मुद्दे पर डिसीजन लेने की सामर्थ्य, समझाने की ताकत, किसी को कोई मुद्दा समझाना है तो आपकी समझाने की, कन्विंस करने की पावर इंप्रूव होती है, सेहत इंप्रूव होती है, व्यापार इंप्रूव होता है। तो इस तरीके से लगन की स्थिति गई। आपकी सेहत की चर्चा की बात करी, पहले 8 दिन थोड़ी सी नाजुक हो भी सकती है, उसके बाद की स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। एक ही बात हो जाती है, लगन में सूर्य बुध जिस पर बृहस्पति की दृष्टि पूरा महीना 8 तारीख के बाद, ये बहुत शुभ स्थिति है। जितना लग्न मजबूत होगा, बाकी पूरी कुंडली आधी और आधी प्रभाव लगन का ही केवल पूरे कुंडली पर होता है। तो लगन का मजबूत होना ही अपने आप में एक राजयोग मान के चलिए। यहां से सूर्य जो यहाँ बैठते हैं, ये शिफ्ट हो जाएंगे 16 तारीख को और शिफ्ट होकर के 2nd भाव में चले जाएंगे। 2nd भाव में ये भाषा पर प्रभाव डालेंगे। यानी पहले शुरुआती बात करते हैं तो पहले 15-16 दिन या 20 दिन तक मंगल वहां पर बैठे और अपनी नीच राशि में बिलोंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मंगल के यहाँ बैठने से शत्रु तो कमजोर हो रहे हैं, पर आमदनी भी कमजोर हो रही है, क्योंकि वो आमदनी के भी स्वामी है। और धन भाव में मंगल का आना, वो भी 6ठ भाव के स्वामी का होकर के, कोई बहुत सुंदर योग नहीं है। और यहाँ भी सूर्य भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 16 तारीख के बाद, तो 4 दिन ऐसे होंगे जब मंगल और सूर्य दोनों यहाँ पर होंगे। तो ये बोली का, भाषा का, सिरदर्द का, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियों को थोड़ा कमजोर करता है। इस बात पे हमें ध्यान देना है। अब लगातार शुक्र की स्थिति यह है कि वो कर्क राशि में ही रहेंगे महीने के पहली तारीख से लेकर 18 तारीख तक। तो मंगल और शुक्र का लगातार यहाँ कॉम्बिनेशन बना रहेगा, जिस पर शनि की पूर्ण दृष्टि आएगी और केतु की भी पूर्ण दृष्टि आएगी। ये एक शुभ योग नहीं बना। जब मंगल शनि आमने सामने होते हैं, इसे एक तरह से अपयश योग कहते हैं। आपको किए हुए कामों का यश नहीं मिलता, बल्कि बुराइयां मिलती हैं। और कई बार उन कामों की भी बुराइयां मिल जाती हैं जो आपने किए ही नहीं। तो आपका मान घट सकता है, आपका अपमान हो सकता है, आपकी भाषा के कारण हो सकता है। अब शुक्र कहीं ना कहीं, शुक्र का जो लेना देना है वो ऐश्वर्य से है, प्रेम से है। तो ऐश्वर्य पे बहुत खर्च हो जाए, क्योंकि हमारा राहु बैठा है वृषभ राशि में। धन पर बहुत खर्च हो जाए, संतान के साथ तालमेल की थोड़ी स्थितियां बिगड़े, ऐसा देखने में आ सकता है। कहीं ना कहीं हमारी इस तरह की चर्चा भी देखने में आ सकती है कि बोली भाषा में हल्कापन आ जाए,
यानी उतना आनंद ना आए। और एक चीज ध्यान देंगे कि पहले 20 दिन लगन के दोनों तरफ एक एक पापी ग्रह बैठता है। मैं पाप कर्तरी दोष नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लगन के दोनों तरफ एक एक पापी ग्रह बैठता है, और वो है मंगल और राहु। और अगर हम देखें छठे भाव में केतु और अष्टम भाव में शनि, तो दृष्टि से भी 2 पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। ये अपने आप में एक शुभ स्थिति मिथुन के लिए नहीं बनती। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट ये आएगा जैसे कि आपकी भाषा, आपकी सेविंग्स, आपका अंदाज, आपकी कुछ झंझट, कुछ कानूनी झंझट, कुछ इलाज, कुछ भागदौड़ बढ़ सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। इसमें आपकी भाषा का बहुत बड़ा रोल होगा, आपके अपयश का रोल होगा। वो अपयश आएगा कहां से, उसका बेस पे ध्यान देना है। फिर एक बात आती है हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयासों की स्थिति पहले 15-16 दिन तो बहुत अच्छी रहेगी। भाइयों के साथ तालमेल, अपने प्रयासों का फल, अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं जब तक सूर्य लगन में रहेंगे। जब सूर्य सेकंड भाव में आएंगे तो अपने से 12वें चले जाएंगे। तो आधा महीना ये स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको प्रयासों के बड़े अच्छे फल मिलेंगे। पर आधे महीने के बाद ये स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अब उस पर सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि आएगी, और सूर्य शनि का समसप्तक योग भी कोई बहुत शुभ नहीं है। दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी शत्रु दृष्टियां डाल रहे हैं। तो ये भी एक विरोधात्मक स्थिति बनेगी, खराब स्थिति बनेगी, जिसका नुकसान देखने में आएगा आपके प्रयासों पर, आपके भाइयों के साथ तालमेल पर, अपने लेबर से आपके एडजस्टमेंट पर, आपको की हुई मेहनत का रिजल्ट मिलने के हिसाब से ये बहुत शुभ स्थितियां नहीं है। सुकून की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं। चौथा भाव माँ का, सुख का, हायर एजुकेशन का, मकान का, यात्राओं का, आनंद का। अब पहले 7-8 दिन तो यहाँ पे बुध 12वें घर में रहने के कारण ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। तो आपको चाहे वो माता जी के स्वास्थ्य के हिसाब से लीजिए, क्योंकि राहु की भी पूरी दृष्टि आ रही है, चाहे माता जी के स्वास्थ्य के हिसाब से लीजिए, चाहे आप यात्राओं के हिसाब से लीजिए, तो भाग दौड़ ये सब चीजें हो सकता है माता जी के कारण भी आपको अस्पताल या भाग दौड़ इस तरह की देखनी पड़ जाए। लेकिन जब 8 तारीख के बाद वो भद्र महायुति का निर्माण करेगा तो उसका प्रभाव चौथे घर भी आएगा, क्योंकि बुध चौथे घर का भी स्वामी है। तो यहाँ वो शुभ लाभ देगा, यहाँ वो परिस्थितियों को इंप्रूव करेगा। तो सुख बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, माता जी के साथ तालमेल की स्थितियां बढ़ेंगी, यात्राओं का योग बनेगा, अच्छी यात्राएं होंगी, उनका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। धन जरूर खर्च होगा, तो उसके लिए रास्ते अपने आप निकलते जाएंगे। संतान के सुखों की बात करते हैं। संतान के घर से हम कई चीजें देखते हैं, संतान भी देखते हैं, डाइजेशन भी देखते हैं, पेट भी देखते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन देखते हैं, पढ़ाई लिखाई भी देखते हैं। यहाँ के जो स्वामी है शुक्र, वो पहले 18 दिन तो अपनी कर्क राशि में रहेंगे, उसके बाद में बाकी के दिन पूरे महीने के वो रहने वाले हैं सिंह राशि में। दोनों ही सूरतों में वो शत्रु राशि में रहने वाले हैं। दोनों ही परिस्थितियां उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। लगभग पूरे महीने वो मंगल के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो संतान से खींचतान देखने में आ सकती है। संतान के साथ एडजस्टमेंट में दिक्कतें, आपको एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने में छोटी मोटी दिक्कत देखने में आए। ज्यादा इसलिए नहीं आएगी कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। और आखिरी के 10 दिन भी शुक्र के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि रहेगी। अपने आप में अगर ये शुक्र अकेले होते तो ये योग बहुत सुंदर होता है, जब शुक्र और गुरु एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। लेकिन यहाँ ये स्थिति इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि मंगल के कुप्रभाव में वो हैं। इस प्रभाव के कारण वो फल उतना सुंदर नहीं आ रहा है। तो संतान से लेकर किसी न किसी रूप में चिंता आपको यहाँ पे बनी हुई साफ साफ दिखाई देगी। अब उसका कारण क्या हो सकते हैं वो तो वक्त बताएगा। तो संतान है, आपका डाइजेशन की स्थितियां हो सकती हैं, आपके सही मौके पे सही डिसीजन में छोटी मोटी दिक्कत देखने में आ सकती है। और इसके अलावा एक खास होती है, ये भी हो सकती है कि अगर आप खुद विद्यार्थी हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में डिस्टर्बेंसेस भी, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, बाइफरकेट हो सकता है, देखने में आएगा। शत्रु पक्ष की स्थितियां अच्छी हैं, शत्रु कमजोर बने रहेंगे, आप पर हावी नहीं होंगे, आप उन्हें समझ लोगे, समझा भी लोगे। तो शत्रुओं वाली स्थितियां अच्छी हैं। स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है शुरू में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। वैवाहिक जीवन की स्थिति लगातार बिल्कुल ठीक बनी रहेगी, क्योंकि वो जो बृहस्पति हैं वो 11th कुंभ राशि में 9वें भाव में, ये स्थिति बिल्कुल ठीक बनी रहने वाली। यहाँ कोई बहुत खराब नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस मंगल शुक्र की युति के कारण आएगा, पर ये भी कोई इतना ज्यादा नहीं आएगा कि परिवार में डिस्टर्बेंसेस आ जाएं, तो लगभग ठीक रहेगा। और 8 तारीख से लेकर महीने के आखिर तक तो लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी देख रहे हैं, यानी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि बुध पर रहेगी, तो वो लग्न और लग्नेश को देख रहे हैं। तो ये स्थितियां वैवाहिक जीवन के हिसाब से, आपसी तालमेल के हिसाब से काफी हद तक अच्छी है, इसमें बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है। धन संग्रह की स्थितियां अच्छी हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन भाग्य की स्थितियां थोड़ी सी वीक गिनी जाएंगी, क्योंकि भाग्य का स्वामी अष्टम में आ गया। तो बेशक वो भाग्य का स्वामी है, यहाँ पर मिथुन के लिए
मिथुन वालों के लिए शनि अधिक कारक ग्रह नहीं है, या तो वो न्यूट्रल है या वो थोड़ा नेगेटिव साइड है। तो भाग्य की स्थितियां थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। सप्तम भाव का स्वामी कहाँ आया? यहाँ। अच्छा, अब 12वें घर का, यानी 12वां नहीं, मीन राशि का स्वामी अपने से 12वें बैठा। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रयासों में, स्टेटस में जो रुतबा बनना चाहिए, जो पोजीशन बननी चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी दिखा रहा है। ये स्थितियां हो जाती हैं। अब आती है हमारी सीधे सीधे आमदनी की स्थिति। आमदनी, पहले मंगल अपनी नीच राशि में रहेंगे 20 दिन, उसके बाद में अपनी शत्रु राशि में रहेंगे। तो पहले 20 दिन आमदनी को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष देखने में आ सकता है, लेकिन बाद में स्थितियां इसलिए ठीक हो जाएंगी क्योंकि मंगल शिफ्ट होकर के सिंह राशि में आ जाएंगे और सिंह राशि में स्थितियां उनकी अच्छी हैं, मित्र हैं। तो 20 तारीख के बाद अगले 10 दिन आमदनी को लेकर के भी बहुत अच्छा होने वाला है। खर्चों की स्थितियां और भागदौड़ की स्थितियां, क्योंकि वहां राहु बैठते हैं और शुरू में लग्नेश भी वहां पर रहेंगे, तो थोड़ी सी ज्यादा खराब रहेंगी। कुल मिलाकर जो कुछ भी दिक्कत देखने में आएगी वो पहले स्वास्थ्य की थोड़ी सी आएगी, संतान के साथ, और अपने डाइजेशन, अपने सही मौके पे सही एडिशन, आपकी पढ़ाई लिखाई, ये मुद्दे हैं जो थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाकी तो करीब करीब सारी परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। क्या उपाय कर सकते हैं? आप चाहें तो बुध के लिए भी उपाय कर सकते हैं, आप चाहें तो मंगल के लिए भी कर सकते हैं, आप चाहें तो शुक्र के लिए भी, लेकिन ज्यादा बढ़िया होगा हम मंगल और शुक्र के लिए ही उपाय को कर लें। इससे क्या होगा कि जो हमारी आमदनी में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं वो कंट्रोल होंगे, और शुक्र के लिए करने से क्या होगा, जो संतान, नॉलेज, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसमें भी हमें थोड़ा सा लाभ होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये 2 उपाय अगर आप करते हैं तो उम्मीद ये है कि बात बन जाएगी, ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। उपाय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बीज मंत्रों का जाप और कुछ दान की स्थितियां, उन्हें करने से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों की स्थिति क्या है कि लगन में ही इनकी कुंडली में जो कर्क जो राशि आई, उसके कंट्रोलर जो है चंद्र, वो बड़ी तेजी से हर 2-2.5 दिन के बाद अपनी राशि बदलते जाते हैं, 2.25 दिन के बाद। तो एक तो तरीका ये है, तो इसलिए हम चंद्र की इतनी तेज होने वाले चेंजेस के बजाय चर्चा ये कर लेते हैं कि 7 और 8 तारीख जुलाई की, 22 और 23, 26 और 27, ये खास तौर पर 6 दिन ऐसे हो सकते हैं जब उन्हें ज्यादा तनाव महसूस हो, ज्यादा अनईजी फील करें। तो प्रारंभिक स्थिति पहले शुरू के 8 दिन क्या रहने वाली है कि जो स्वामी हैं बुध, वो वहां बैठते हैं, तो लगन में जो इम्पैक्ट आएगा वो मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल यहाँ पे एक राजयोग बनाते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग, और वो अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। तो उसका नुकसान ये हुआ कि लगन भी, आपकी लगन इसलिए प्रभावित हो गई कि वहां 10वें भाव का स्वामी भी है और 5वें भाव का स्वामी, और वीक हुआ, तो लगन में पापी ग्रह आ गए, ये ठीक नहीं। 16 तारीख से वहां पे सूर्य भी आ जाएंगे, 4 दिन ऐसे होंगे जब सूर्य भी वहां होंगे। इसका फायदा ये हुआ कि 10वें भाव पर, 4th भाव पर सॉरी, शनि की भी पूरी दृष्टि आएगी, मंगल की पूरी दृष्टि आएगी, तो वो भी कोई बहुत सुंदर योग नहीं बना, लेकिन 7वें भाव पर मंगल की अपनी उच्च दृष्टि आएगी। तो अब हम टेक्निकल छोड़ करके सीधी सीधी बात करते हैं। तो जो इम्पैक्ट आ रहा है इनका कि स्वास्थ्य को लेकर के स्थितियां नाजुक हैं और नाजुकी पूरे महीने रह सकती हैं। तनाव बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन देखने में आ सकता है, ये स्थितियां देखने में आएंगी। खास तौर पर अपनी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी दिक्कत है, अपने फेफड़ों को, अपने हार्ट को, अपने ब्लड प्रेशर को लेकर दिक्कत है, और लगभग यही सभी समस्याएं माताजी के स्वास्थ्य को भी देखने में आ सकती हैं। हमें इसके लिए सावधान रहना है। 20 तारीख तक ये योग लगातार बना रहेगा। शुक्र इनकी लगन में जब रहेगा तो ये 18 तारीख को अपनी राशि बदलेगा। तो इतने दिन, पहले 18 दिन जो स्थितियां हैं उसमें वैवाहिक जिंदगी पर भी तनाव देखने में आ सकता है। मंगल और शनि जब आमने सामने होते हैं, अपयश योग है, मंगल और शुक्र एक साथ होते हैं, तो ये प्रेम में सीमाएं तोड़ने का योग समझा जाता है। शनि भी इसे कुछ खराब करता है, तो इससे ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं अपयश की संभावनाएं बनती हैं, शक की संभावनाएं बनती हैं, इसे थोड़ा सावधान रहना है। तो ये हुई लगन पर पड़ने वाला इंपैक्ट, जिसका असर वैवाहिक जीवन पर किस तरह आएगा मैंने आपको बताया। भाषा की बात करते हैं। पहले 15 दिन यानी आधा महीना जो भाषा के स्वामी है यहाँ पर सूर्य, वो 12वें घर में बैठ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं। इसे हम सिर में दर्द, आंखों में दर्द, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी घबराहट भी कहते हैं, या डॉक्टर के पास होने वाली भागदौड़ भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो आपको कई बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में स्थितियां क्या हो जाएंगी, ये सूर्य लगन में आ जाएंगे 16 तारीख के बाद पूरे महीने के लिए, बचे हुए महीने में ये स्थितियां ठीक होंगी।
तो आधा महीना जो आखिर का रहेगा सेकंड हाफ वो अच्छा है, बोली से, भाषा से, व्यवहार से, कुटुंब से मिलने वाले सहयोग से। पर पहला आधा महीना यानी 1 तारीख से लेकर 16 जुलाई तक फेवरेबल नहीं है। तो इस हिसाब से इन्हें परिवार से, कुटुंब से अधिक सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि उनके लिए भागदौड़, उनके लिए चिंता, उनके लिए डॉक्टर्स की भागदौड़ इनको देखनी पड़ सकती है। एफर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ कन्या आती है राशि और इस पर राहु की पूरी दृष्टि है, जो उसकी मित्र दृष्टि है, क्योंकि वहां स्वग्रही होता है। और एक नियम के हिसाब से ये भी है कि राहु इस वक्त अपनी उच्च राशि में है। कुछ लोग वृषभ में मानते हैं, कुछ मिथुन में मानते हैं, लेकिन इसमें बहुत सबके अपने अपने विचार हैं। तो राहु की यहाँ पूर्ण दृष्टि पड़ती है और बुध भी उसके साथ ही बैठे हैं, तो ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट है, इसमें कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। तो प्रयासों के फल मिलेंगे, भागदौड़ का फल मिलेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, लेकिन ये मेहनत और प्रयास थोड़े से डिस्टर्ब होने लगेंगे, तनाव देने लगेंगे जब बुध 12वें घर में चला जाएगा। 12वें घर में किसी भी ग्रह का स्वग्रही ना, वैसे तो कोई भी ग्रह स्वग्रही होगा तो नुकसान नहीं देता, लेकिन बुध कर्क वालों के लिए कारक ग्रह नहीं है, तो उसका बलवान होना कुछ हद तक आपको प्रयासों की कमी देगा। मतलब मौके ही नहीं मिल पा रहे, मिल रहे हैं तो उनका हम लाभ नहीं ले पा रहे, सब कुछ हो रहा है, इनकम के अवसर मिलने के बाद भी उतनी इनकम जनरेट नहीं हो रही जितनी कोशिश हो रही है, भाई बंधुओं से उतना तालमेल डेवलप नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था, तो असहज स्थिति बनेगी। सुखों की स्थिति शुक्र के कारण यहाँ पे बिलोंग करती है और वो लगातार शुक्र पूरे महीने शत्रु राशि में रहेंगे, पहले कर्क फिर सिंह। तो इस शत्रु राशि में इसके रहने के कारण जो इम्पैक्ट आएगा वही आएगा कि माता जी का स्वास्थ्य, माता जी से तालमेल, मन की खुशियां, मन में उद्विग्नता, जिसे हम कहते हैं कि मन उचाट सा होना, मन नहीं लगना, मन क्यों बेचैन फील कर रहा है, कभी कभी हार्ट सिंक होना, दिल बैठा बैठा सा लगना, ये सारी परिस्थितियां देखने में आने वाली हैं। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे नहीं बनती। संतान की बात करते हैं तो यहाँ स्थिति है कि शुरू के पहले 20 दिन तो इस भाव का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में, तो ये तो एकदम खराब स्थिति हो जाती है, लेकिन आखिरी के 10 दिन की स्थितियां अच्छी होंगी, मंगल की अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, तो ये पॉजिटिव रहेगा। यानी पहले 20 दिन आपसे फैसले लेने में, विचार करने में, या यही समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद आखिरी 10 दिन ऐसे होंगे जब आपको पिक्चर क्लियर होने लगेगी, बात समझ में आएगी, आप उसी हिसाब से डिसीजन ले सकेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में जो पहले 20 दिन डिस्टर्बेंसेस हैं वो क्लियर होने लगेंगे। डिस्टर्बेंसेस क्लियर होंगे तो आपका माइंड कंसंट्रेट करेगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो संतान के लिए भी अगर आप बड़े हैं, अगर आप छोटे हैं, तो आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है। आता है शत्रु पक्ष। शत्रु पक्ष जबरदस्त तरीके से कमजोर रहेंगे। स्वास्थ्य की स्थितियां थोड़ी नाजुक हो सकती हैं, क्योंकि कर्क वाले थोड़े नाजुक वैसे ही होते हैं, लेकिन बहुत अधिक चिंता करने का कोई विषय नहीं, क्योंकि छठे भाव का स्वामी 8वें घर में चला जाता है। साधारण तरीके से बोले, बीमारियां मृत्यु के घर चली गई, जब बीमारियां मृत्यु के घर जाके कमजोर हो गई तो हम बीमार कैसे होंगे, एक तरीका ही हो गया। वैवाहिक जीवन की चर्चा करते हैं, यहाँ पर शनि का राजयोग है। अपने आप में राजयोग होने के बाद भी, जिसका नाम है शशक महायोग, बहुत बड़ी बात, और मंगल की अपनी उच्च दृष्टि पहले 20 दिन पड़ रही है, तब भी वैवाहिक जीवन में खींचतान का योग बनता है, क्योंकि लग्न और सप्तम दोनों में पापी ग्रह आ गए। इम्पैक्ट जरूर आएगा, फर्क जरूर आएगा, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट्स की दिक्कत आएंगी। आपका जीवन साथी आप पर हावी होता हुआ मालूम देगा आपको कि मुझे ही उनकी सुननी पड़ रही है, मैं एक्सप्लेनेशन देते देते थक गया, पर उनको मेरी बात नहीं समझ में आ रही। तो कुछ खींचतान जरूर आएगी, जिनके जवाब आपको अपने जीवन साथी को देने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य की कोई बहुत गंभीर स्थिति नहीं है। धन संग्रह का एकदम साधारण सा योग है, ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भाग्य की स्थिति बाकायदा कमजोर रहने वाली है पूरा महीना। क्यों? क्योंकि भाग्य का स्वामी अपने से 12वें और जन्म कुंडली के 8वें घर में बैठता है। तो बहुत प्रयासों के बाद भी इतने शानदार रिजल्ट आते हुए नहीं दिखाई देंगे जैसे आप उम्मीद करते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक समस्या आपको देखने में आएगी। अब बात आती है, यही धर्म की स्थिति रहेगी, यानी कंसंट्रेट ही नहीं हो रहा है, ईश्वर के प्रति ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं पूजा पाठ में, ये सब चीजें देंगी। पिता के साथ भी स्थितियां थोड़ी बहुत तनाव में आएंगी, उनसे भी विचार नहीं मिलेंगे। स्टेटस की बात करते हैं तो पूरा महीना स्टेटस ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। कभी लगेगा काम बन रहे हैं, कभी लगेगा काम नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ का कंट्रोलिंग स्टार मंगल पहले 20 दिन तो अपनी नीच राशि में और बाद में वो सेकंड भाव में चला जाता है, जो धन का भाव है। तो ये कोई खास अच्छी स्थितियां नहीं है। धन की बात करते हैं, आमदनी की चर्चा करते हैं, तो आमदनी का कंट्रोलिंग स्टार शुक्र पहले 16 दिन 18 दिन तक तो रहेगा लगन में, तो ये स्थिति अच्छी है, और बाद में शुक्र चला जाएगा धन भाव में, ये स्थिति भी अच्छी है। एक और टैक्टफुल तरीके से अगर हम देखें बात को, तो ये प्रतिस्थापन योग बनेगा। शुक्र सिंह की राशि में चला जाएगा और सूर्य
कर्क में, प्रतिस्थापन नहीं है, लग्न का स्वामी दूसरे भाव में, दूसरे भाव का स्वामी लग्न के भाव में, ये अदला बदली करेंगे दोनों भाव एक दूसरे के साथ। तो कैसे हुआ कि सूर्य जो दूसरे घर का स्वामी लग्न में चला गया और शुक्र वहां चला गया सूर्य के भाव में, तो कहीं ना कहीं ये धन की स्थितियों को थोड़ा सा इंप्रूव करता हुआ दिख सकता है। यानी इतनी इनकम जनरेट जरूर होगी कि काम बने, ठीक है, एक दूसरे के सहयोग की बात बने। राहु के बैठने से भी ये माना जाता है कि एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम वो डेवलप करवाने का प्रयास करता है, पर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाता क्योंकि लगन की स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर है। तो हमने सारे विषयों की यहाँ पे चर्चा कर ली है। आप को कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जितना पॉसिबल है मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। उपाय के तौर पर हमें मंगल का और शुक्र का ही उपाय करना यहाँ पे ज्यादा वैल्यूबल है, और चंद्र का उपाय भी किया जा सकता है। बीज मंत्रों के जाप और उनके दान अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ चंद्र का नहीं भी करेंगे तो अभी चल जाएगा, लेकिन आपको मंगल के लिए जरूर करना चाहिए और शुक्र के लिए जरूर करना चाहिए, इससे आपको लाभ जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।